गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग रिग्रेशन वाली बात देखेंगे। राइट, हम लोग जो चैप्टर डील कर रहे थे वो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाला था। तो हमने फर्स्ट में हमने कोरिलेशंस कॉन्सेप्ट को समझा और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिग्रेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो वी आर लर्निंग टू फाइंड we are going to learn methods for finding the equation of a straight line that fits the point in a scatter plot of paired sample data. करेक्ट, हम इसमें इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं। द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन जो है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, एंड इट्स इक्वेशन जो है उसके इक्वेशन को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो जो लाइन जो फिट करेगा, जो बेस्ट फिटिंग लाइन जो होगा उस लाइन को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। और जो इक्वेशन जो होता है, जो उस लाइन का इक्वेशन जो होता है उसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। राइट, we can use the regression equation to make prediction. इसका फायदा क्या है, हम रिग्रेशन इक्वेशन का यूज किसके लिए कर सकते हैं, टू मेक प्रिडिक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल गिवन। एक दूसरा दिया, अनदर इज गिवन, फॉर द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल गिवन सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। राइट, तो अदर वेरिएबल का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है, तो हम दूसरे वैल्यू का, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिग्रेशन इक्वेशन। उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। इसका जरूरत जो है वो हमारा रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन इक्वेशन का ये यूटिलिटी है। और इसी के चलते, इस प्रिडिक्शन के चलते, जो इसमें प्रिडिक्शन करने की कैपेसिटी है उसके चलते मशीन लर्निंग में खूब यूज होता है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसलिए जिनको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है वो इनको इसमें अच्छा बनना पड़ेगा। सही है। पार्ट टू ऑफ दिस सेक्शन डिस्कस क्या, मार्जिनल चेंज, एक पॉइंट, influential points and residual plot as a tool for analyzing correlation and regression result. regression result को कौन कौन से टूल से एनालाइज करते हैं, बाय यूजिंग मार्जिनल चेंज, एक टूल है वो, वहां से हम एनालाइज कर पाएंगे कोरिलेशन और रेग्रेशन के रिजल्ट को। या वी कैन यूज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट या रेजिड्यूअल प्लॉट्स। रेजिड्यूअल प्लॉट्स बहुत यूज होता है एनालिसिस करने के लिए, वो देख के ही पता चल जाता है आपको रेजिड्यूअल प्लॉट्स को। हमने किस पे काम किया हुआ, हमारा मतलब इसमें रिग्रेशन पे पेपर भी है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, राइट। सो चलो, इन सम केस, अब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिग्रेशन। In some cases, two variables are related in a deterministic way. Deterministic way का मतलब क्या है? Deterministic way का मतलब उसका मतलब meaning that given a value of one variable, the value of other variable is exactly determined without any error. Such as in equation y is equal to 2.54x. तो यदि x का वैल्यू आपने दिया है तो y का एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है फॉर कन्वर्टिंग ए डिस्टेंस x फ्रॉम इंच टू सेंटीमीटर। यदि इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू y का निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को, या इस वे में जो रिलेटेड होते हैं वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, दे आर रिलेटेड इन ए डिटर्मिनिस्टिक वे। ओके, फाइन।
Such equations are considered in algebra course, but in a statistic course focus on probabilistic models. हमेशा जो स्टैटिस्टिक्स में जो यूज करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करते हैं, जहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स का जरूरत हम लोग जो शुरू में भी क्लास जब स्टार्ट किया था तो वहां पर भी एक बात बोला था, स्टैटिस्टिक्स का जरूरत, प्रोबेबिलिटी का जरूरत इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है एग्जिस्ट करती है, वहां पे हम क्या डिसीजन लें वो चीज हमें नहीं पता चलता, इसलिए स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आते हैं। और ऑल स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब रैंडम है, स्टैटिस्टिकल मींस प्रोबेबिलिटी, चांस वाली बात। तो हम डिटर्मिनिस्टिक की बात नहीं करते स्टैटिस्टिक्स में, ज्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, हमारा फोकस जो होता है वो कहाँ पे होता है, और फोकस इज ऑन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स which are equation with a variable that is not determined completely by other variable। मतलब उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करते, वो रैंडम तो होएगा ही होएगा, कुछ न कुछ आगे पीछे वैल्यू आएगा, एरर आएगा, समथिंग विल कम, मतलब एग्जैक्ट कोई नहीं है, डिटरमिन वही लिख रहा है कि विथ अ वेरिएबल दैट इज नॉट डिटरमिन्ड कंप्लीटली बाय अदर वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें दे रहा है द हाइट ऑफ ए चाइल्ड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कंप्लीटली बाय द हाइट ऑफ द फादर और बाय हाइट ऑफ द मदर। सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है, studied the phenomenon of heredity and showed that when tall or short couples have children, the height of those children tend to regress or revert to more typical mean height for people of the same gender. We continue to use Galton's regression terminology, right, even though our data do not involve the same height phenomenon studied by Galton। मतलब इस बंदे ने जो गैल्टन ने, सर फ्रांसिस गैल्टन, इसने जो हेरिडिटरी का फेनोमेनन जो स्टडी किया था और वहां पे टर्म जो यूज करा था क्या, रिग्रेस का यही टर्म जो है हम लोग भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में कैरी आउट करते हैं, राइट। लेकिन उसने क्या बताया कि ये टर्मिनोलॉजी उसने जो यूज करी थी वो हाइट डिटर्मिनेशन के केस में करी थी, लेकिन हम लोग जो फेनोमेनन यूज करेंगे वो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हाइट ही हो, लेकिन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। वेरी नाइस। सो definition, given a collection of paired sample data, right, the regression line or the line of best fit, या इसको और भी बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर लाइन, इसको कई बार लिस्ट स्क्वायर फिट भी टर्म आपको आएगा, ठीक है, is the straight line that best fits the scatter plot of the data. The specific criteria for best fitting a straight line is the least squares, right। regression line जो होगा वो क्या होगा, y hat is equal to b0 plus b1 into x, algebraically describes the regression line। ये इक्वेशन जो है वो क्या आपको बता रहा है, रिग्रेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन, राइट। y hat is equal to b0 plus b1 into x, ठीक है। The regression equation expresses a relationship between x, ये एक वेरिएबल x है, राइट, कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और प्रिडिक्टर वेरिएबल, या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीन नाम से जाना जाता है। देखो मैं बोलूंगा ये नाम याद रखना है,
क्योंकि कई बार लोग इक्वेशन में वो पूछते रहते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है। इसको बोलेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जो एक्सप्लेन कर सकता हो, राइट। या प्रिडिक्टर वेरिएबल, जो प्रिडिक्ट करने के काम, वो वेरिएबल जो दूसरे के वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहा है। या उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये y का वैल्यू जरूर डिपेंडेंट हो जाएगा x के ऊपर, करेक्ट, क्योंकि x का वैल्यू प्लग इन करेंगे तो y का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, राइट। और y हैट जो है इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स वेरिएबल, या इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये टर्म और इससे इसके रिलेशनशिप में ये चीज आपको, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। द प्रीसीडिंग डेफिनेशन शोज दैट इन स्टैटिस्टिक्स द टिपिकल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus b is expressed in the form of y hat is equal to b0 plus b1x। यही इक्वेशन है, y is equal to mx plus c को इस फॉर्म में डाल रहे हैं। तो यदि इसको से कंपेयर करेंगे तो b0 जो है वो b के बराबर है और b1 क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। सो वेयर b0 इज द y इंटरसेप्ट एंड b1 इज द स्लोप। इसलिए जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या यहां से मिल गया कि b0 जो है वो y पे इंटरसेप्ट है एंड b1 जो है, b1 इज द स्लोप, b1 जो है वो स्लोप है, ठीक है। नाउ द वैल्यूज ऑफ द स्लोप b1 and y-intercept b0 can be easily found by using any one of the many computer programs and calculators designed to provide those values, ठीक है। The values of b1 and b0 can also be found with the manual calculations, जो एग्जाम्पल आगे आएगा हम देखते हैं, राइट। और एग्जाम्पल 1 जो बोल रहा है वो वहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम से b1 और b0 का वैल्यू पता कर सकते हैं, और नहीं तो मैनुअली जो एग्जाम्पल 2 में डिस्क्राइब है उस पे वहां पे जाकर के b1 और b0 का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। सो विल बी नोइंग दैट मेथड ऑल्सो। अप टिल नाउ सो फार सो गुड, आगे चले, वेरी नाइस। की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स मीन्स ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने की जरूरत है आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए रिग्रेशन लाइन। हमें क्या करना है कि रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन पता करना है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। नोटेशंस फॉर इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, तो नोटेशन क्या है, देखो एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। जो y इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है वो क्या है, b0 है, और वही b0 जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा 0 को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन b1 है और यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा 1 हो जाएगा, राइट। और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन में y hat इज इक्वल टू b0 प्लस b1 इंटू एक्स, और पॉपुलेशन पैरामीटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स। आगे चले, राइट। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए रिग्रेशन करने के लिए। और देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मशीन लर्निंग एआई यूज करोगे, तो जहां आप कोई चीज वायोलेट करते हो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीज की समझ होनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, समझ गए। नहीं तो काम करने के लिए तो सारे कर लेते हैं, करेक्ट यूज होना चाहिए हर चीज में। ओके फाइन, तो लेट्स गो रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या है। द सैंपल्ड पेयर्ड जो है, द सैंपल ऑफ पेयर्ड डेटा जो x और y जो मिल रहा है इज ए रैंडम सैंपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। पहला चीज कि जो भी सैंपलिंग रैंडम होना चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ये तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा,
Visual examination of the scatter plot shows that the points approximate a straight line pattern. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि उसको स्ट्रेट लाइन पैटर्न जो चाहिए वो हमें दिखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड, outliers can have a strong effect on regression equation. So remove any outlier if they are known to be errors. यदि मान लो कि आउटलायर जो है वो एरर है, मान लो आउटलायर जनरली ना मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, डेटा कोई लिख रहा है, गलत एंट्री कर दी, सीधे वैल्यू ज़्यादा आ गया, तो आप पहले क्रॉस वेरीफाई कर लो और यदि वाकई एरर है तो उसको हटा दो, अदरवाइज रिग्रेशन का इक्वेशन जो है वो आपको हाँ करेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ एनी आउटलायर दैट आर नॉट नोन एरर, ठीक है। इन पर्टिकुलर consider the effect of any outlier that dramatically affect the regression line, ठीक है। नोट स्टार लगा करके दिया है नोट 2 और 3 का। रिक्वायरमेंट 2 and 3 above are simplified attempt at checking these formal requirements for regression line, ठीक है। ये दो तो आपको चेक करने ही है। नेक्स्ट पॉइंट, for each fixed value of x, the corresponding values of y have a normal distribution, right? क्या बोल रहा है, for each fixed value of x, तो x का यदि वैल्यू हमने फिक्स कर दिया तो corresponding values of y जो मिलेगा, राइट, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आना चाहिए, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, फॉर डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ corresponding y values all have the same standard deviation. This is violated if part of the scatter plot shows points very close to the regression line while another portion of the scatter plot shows the points that are much farther away from the regression line. मतलब ये कहां से पता चलेगा, जब आपका रिग्रेशन लाइन जो आएगा वो उस लाइन के सारे पॉइंट जो होने यदि पास पास में होने चाहिए, ना तो कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो बिल्कुल क्लोज हैं और कुछ जो है बिल्कुल दूर हैं, तो उस केस में ये वाला चीज जो है वो वायलेट हो जाएगा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ corresponding y values all have the same standard deviation, वो उस केस में नहीं होएगा, राइट। क्लियर, मतलब मेन बोल रहा है कि रिग्रेशन लाइन के आसपास में ही सारे पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर द डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द corresponding y values have means that lie along the same straight line. क्या बोल रहे हैं, फॉर डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यूज अलग अलग फिक्स करते जाओ, राइट, द डिस्ट्रीब्यूट, तब जो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका मीन, जो भी corresponding y values का जो मीन जो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द corresponding y values have means that lie along the same straight line. इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सपोज करो कि x एक वेरिएबल है, राइट, और ये आपने फिक्स कर दिया, ये बोला ना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो y का एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, corresponding y वैल्यूज का एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब कि यदि मान लो कि x का एक वैल्यू है तो y का जो वैल्यू जो मिलेगा वो एक पर्टिकुलर, लेट से कि आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये y का वैल्यू, इसी में से कोई वैल्यू होगा, राइट, तो इसका मीन हैव ए मीन्स, अब ये जो x का यदि मान लो कि x1 एक बार किया आपने, ठीक है, तो एक आपका y1 डिस्ट्रीब्यूशन मिला, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, इसका मीन ऑफ y डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए, मतलब ये y जो भी आएगा, राइट, उसका मीन चाहिए तुमको, मतलब हाँ y1 का जो भी आएगा वो है मतलब बेसिकली मीन, उसका बार, ये इसकी बात बोल रहा है। तो वैसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, अलग अलग वैल्यूज पे आएगा, राइट,
तो मान लो कि उसका जो ए मीन जो आएगा, x1 पे एक फिक्स किया, दूसरा x2 पे एक y1 का मीन, y2 का मीन आएगा, इसका मीन आएगा, तो ये मीन जो होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, क्लियर? The methods of these sections are not seriously affected if the departure from normal distribution and equal standard deviations are not too extreme. मतलब ये बोल रहा है कि जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है 3-4 पॉइंट, यदि डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, राइट, एक, और स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब वो जो स्कैटर्ड लाइन जो था स्कैटर प्लॉट में, और उससे होकर के जो रिग्रेशन लाइन जा रहा है उससे यदि फार पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ठीक ठाक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां तक सो फार सो गुड। आगे चलें। वेरी नाइस। यहां पे अब हमें क्या करना है कि B1 और B0 यही दो वैल्यू पता करना है, और हम अब इसी पे काम कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हम रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सके या मतलब बना सके, राइट। तो स्लोप B1 जो है वो कैसे निकलेगा, R, पहले तो R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वेयर R इज द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और y जो है is the standard deviation of the y values and x is the standard deviation of x values। तो एक तरीका तो ये है, B1 ऐसे निकल जाएगा। दूसरा, y का इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, तो B0 इज इक्वल टू y बार, जो y का जो मीन है माइनस B1, ये वैल्यू हमने B1 निकाल दिया, x का मीन, तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू इधर प्लग इन कर देंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिल जाएगा। स्लोप B1 and y intercept B0 can also be found by the following formula that are useful for manual calculation or writing a computer program। आप कंप्यूटर प्रोग्राम से भी B1 और B0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं या हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस केस में B1 का जो फॉर्मूला जो है वो है n इंटू सिग्मा ऑफ xy माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर है। इससे आपको B1 मिल जाएगा, और B0 जो मिलेगा सिग्मा ऑफ y इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा xy डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग B1 और B0 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। सो फार सो गुड। राउंडिंग द स्लोप B1 एंड y इंटरसेप्ट B0। राउंड B1 एंड B0 टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है। It is difficult to provide a simple universal rule for rounding values of B1 and B0, but this rule will work for most of the situations जो इस बुक में मतलब बेसिकली दिया हुआ है, राइट। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राउंड द बुक्स आंसर जो है जो भी है विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मतलब लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो राउंड ऑफ करना है तो 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करना है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं मैनुअल कैलकुलेशंस का, और उसके बाद फिर बंद कर देंगे। एक एग्जाम्पल तो करके ही बंद करेंगे। ओके फाइन। सो यूज द डेटा 10.1, अगेन द फॉर्मूला 10.3 और 4 रिग्रेशन लाइन जो बनाना है, इन विच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इज एक्स वेरिएबल जो है वो क्या है, जैकपॉट अमाउंट है, और रेस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है। वो वही वाला एग्जाम्पल चल रहा है। ठीक है, अच्छा है ना, एक एग्जाम्पल से सारी चीजें आ जाती हैं। तो सॉल्यूशन में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रिक्वायरमेंट चेक। तो जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो फुलफिल है, क्योंकि सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा वही था,
मतलब जो कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन निकालने वाला, तो वो चूंकि ओके है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो ओके है, तो आगे के बात वैसे भी ओके है, ठीक है, राइट। नाउ वी बिगिन बाय फाइंडिंग द स्लोप b1 using the formula 10.3 as follows with extra digit included for greater accuracy. Remember, R is the linear correlation coefficient. Sy is the standard deviation of sample y values, and Sx is the standard deviation of sample x values. So B1 will be equal to R into Sy divided by Sx. तो ये जो है B1 जो है वो आपने ये लिख लिया, R का वैल्यू 0.947349, वो 2 डिजिट जो राउंड ऑफ वाला जो था वो छोड़ दिया था, जो वो पूरा का पूरा डिजिट ले लिया, यहाँ पर भी 5 डिजिट तक लिया है, राइट सारे, और सारे को सॉल्व करके इसको मिला 0.174,170, करेक्ट। आफ्टर फाइंडिंग द स्लोप B1 we can now use the formula to find the intercept. वही वाला था, d0 is equal to y bar minus b1 into x bar, सब लाइफ का पार्ट है। सो यहाँ पे v0 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द स्लोप इज b1 कितना है 0.174 एंड द इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट इज v0 कितना आ जाएगा, वो 10.9 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया। वी कैन नाउ एक्सप्रेस द रिग्रेशन इक्वेशन, क्या y हैट इज इक्वल टू -10.9 प्लस 0.174 into x, where y hat is the predicted number of tickets sold and x is the amount of jackpot। ठीक है जी, सही है, चले आगे। वेरी नाइस। एग्जाम्पल दूसरा, ग्राफिंग द रिग्रेशन लाइन। इसको हम लोग लास्ट स्लाइड बनाएंगे, इसके बाद हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। ग्राफ द रिग्रेशन इक्वेशन y hat is equal to -10.9 plus 0.174x, right? On the scatter plot of jackpot oblique ticket data from table 10.1 and examine the graph to subjectively determine how well the regression line fits the data। मतलब देख करके, लाइन को देखना है और देख करके देखने वो समझने की कोशिश करना है कि हाउ वेल द रिग्रेशन लाइन, ये जो लाइन जो बनेगा इट फिट्स द डेटा, ठीक है। सून बिलो, मान लो कि उसने क्या है कि मिनी टैब डिस्प्ले, एक मिनी टैब करके स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है और उसने ये डेटा फीड कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले ऑफ स्कैटर प्लॉट ऑफ द ग्राफ ऑफ रिग्रेशन लाइन इंक्लूडेड, उसमें रिग्रेशन लाइन भी उसने दे दिया, तो ये उसका रिग्रेशन लाइन है। अब देखो, we can see that the regression line fits the points reasonably well। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे के सारे इस पर पॉइंट पे, कुछ तो इससे दूर रहेंगे ही रहेंगे, देख रहे हो। उसको एक लाइन ऐसा खींचना है जो कॉमन हो, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो हो इस लाइन के आसपास में हो, क्योंकि आप कई लाइन खींच सकते हो, आप बहुत सारे लाइन पॉसिबल है, लेकिन वो लाइन इसलिए बेस्ट फिट लाइन की बात करता है हमेशा रिग्रेशन लाइन, कि उस डेटा को बेस्ट फिट करना चाहिए, ठीक है, राइट। सो वी विल, ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं बस। मेकिंग प्रिडिक्शंस, अब इसका यूज क्या है। रिग्रेशन इक्वेशंस आर ऑफन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल given some specific value of the other variable. When making predictions, we should consider the following, right? एक तो bad model, good model, correlation, slope. I think we will discuss in the next one. I think we will stop it here. Otherwise ना वो फिर हरी हो जाएगा and जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो डिलीवरी हो नहीं पाएगी। I think we will stop it here. ठीक है? Okay? Agreed?